अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जमातों का आपसी कंपटीशन और जो इस वक्त हुकूमती अलायंस है PDM, उसके आपस में चंद इख्तलाफात, नाराज़गियाँ, छोटी मोटी चीज़ें शायद ही आगे जाके बड़ी बन जाएंगी, वो दिखाई दे रही हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की। थोड़ा सा नाराज़ हैं कि मुझे उन मुलाकातों का हिस्सा नहीं बनाया गया जो दुबई में हुई। सऊदी अरब गए हैं मियां नवाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ ने वहाँ से लंदन जाने का फ़ैसला थोड़ा मौखर किया और शायद वो दुबई आएंगे। दुबई आकर मौलाना साहब से मुलाकातें होंगी और फिर मौलाना साहब को मनाने की दोबारा कोशिशें होंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इस वक्त चहमगोइयाँ भी हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो शायद आगे जाकर नून लीग या फिर मियां नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं उनके हक़ में बेहतर हो। एक तो वो कानून जिसके तहत वो अब कह रहे हैं कि मैं फिर इलेक्शन लड़ लूँगा। दूसरा शहजाद अकबर हों, हामिद खान हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हों। अब शहजाद अकबर जैसे आदमी भी अब ये कहने पर मजबूर हैं कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं और उन्हें सियासत से बाहर निकाला गया, और वही बात जो हामिद खान साहब ने कही कि काफ़ी पहले ये फैसला हो चुका था, अदालती फैसले से भी पहले। और एक बड़ी डेवलपमेंट, सुलेमान शहबाज भी अब बरी हो गए हैं उस केस से, जो केस उन पर बड़ा लंबा अरसा चलता रहा। और आज जो अदालत के रिमार्क्स थे उस केस के बारे में बड़ी सख्त इस्तफसार किया मोअज़्ज़ज़ जज ने FIA से कि एक गवाह का बयान आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, गवाहियाँ और ये सारी चीज़ें ये मफरूज़ों पर चल रही थी। वॉल्यूम 7 पढ़ा है, क्या लिखा है वॉल्यूम 7 में, मुझे तो उसकी कुछ समझ नहीं आई। और FIA तक को ये कहा कि जेल भिजवा दिया जाएगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीधी हो रही हैं। तो शहजाद अकबर साहब का बयान भी आ गया इसी इसना में। ये चीज़ें और मौलाना साहब की नाराज़गी, आगे आने वाले इलेक्शन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर, इलेक्शन और फिर पंजाब में एक अलग किस्म के इलेक्शंस का इनेकाद होने शायद जाए, क्योंकि नून लीग की जो पोजीशन थी वो शायद थोड़ी मुस्तहकम दिखाई दे रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर उसके सामने होती तो फिर प्रॉब्लम होता। पर अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना हर जगह उम्मीदवार खड़ा करती है, तो शायद वोट बैंक नून लीग का उसको नुकसान पहुँचे। इरशाद आरिफ साहब तजियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब तजियाकार हैं, दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, दोनों मोअज़्ज़ज़ हजरात का हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, मौलाना साहब की नाराज़गी, क्या मौलाना साहब अपने होने का एहसास दिला रहे हैं या वाकई नाराज़ हैं? और मौलाना साहब जो हैं वो सियासत में बहुत ही कामयाब और तजर्बाकार आदमी है, और वो हिस्सा बक़द्र जुस्सा पर यकीन नहीं रखते। वो हमेशा अपने हिस्से से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा कामयाब रहते हैं, इसलिए कि एक तो उनके पास स्ट्रीट पावर है जो PDM में शामिल किसी दूसरी जमात के पास नहीं है, और दूसरा उसकी वजह यह है कि जो मजहबी वोट बैंक है वो उनके पास है। और कबायली इलाकों में खा वो बलूचिस्तान के कबायली इलाके हों, पश्तून एरिया हो या KP का, वहाँ उनका असर रसूख है। उसमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि आप जो भी सोचते रहें, लेकिन मुझे अपनी अहमियत से ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और हिस्से से ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर PDM मौजूद है, हुक्मरान इत्तेहाद मौजूद है, हम एक हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो दो इत्तेहादी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं, मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया जा रहा है, इंतखाबात कब होंगे, निगरान हुकूमत में कौन लोग शामिल होंगे, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, और मौलाना फजल रहमान साहब को पता तक नहीं है। अखबारात से उनका इल्म होता है तो ज़ाहिर है उनकी नाराज़गी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले तय हो जाए कि मुझे जो है कौन सा अहम जो मनसब है वो दिया जाएगा। नंबर 1 तो ये है पहली बात। दूसरा ये है कि इंतखाबात आपकी मर्ज़ी की, आपकी तयशुदा तारीख के मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि मैं जो सजेस्ट करूँगा उसके मुताबिक होंगे, ताकि मुझे भी आसानी हो अपने हलके में जाते हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ कर रही हैं, और वो समझ रहे होंगे, और यकीनन उन्हें समझना चाहिए कि माजी के जो तजर्बात हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, वो इतने खुशगवार नहीं हैं।
वो ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें इस्तेमाल करके फेंक देती हैं अपनी इत्तेहादियों को, और फिर उनको नए सिरे से अपना कुआँ खोदना तो पड़ता है। ये इसका मतलब तो ये हुआ है इसलिए शायद अब आरिफ वो साहब चाहते कि हैं कि अभी भी उन्हें चूँकि यही इस खतरा वक़्त ज़्यादा है कि वो मौजूदा इस्तेमाल ना हो हुकूमत जाएँ। की जो जान है वो वो तोता इनके पास है, जिसमें मौजूदा हुकूमत की जान है। तो वो समझते हैं कि मेरे साथ मामला तय करो, वरना ये हो सकता है कि आम इंतखाबात की तारीख तय होने से पहले मैं कोई डिस्टर्ब कर दूँ आपको। तो मेरा ख़्याल है आप मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने के लिए नवाज़ चलें, शरीफ साहब भी उनको आगे राज़ी करने बढ़ेंगे। के लिए अब ज़रा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दुबई आना पड़ेगा और फिर शायद वो राज़ी कर भी नहीं, पहले भी मौलाना साहब हो जाते हैं राज़ी। क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब? मौलाना साहब इन मुलाकातों में शामिल या मौजूद ना रहने की रीज़न आपको कोई नज़र आती है जिस पर वो नाराज़ हैं? नहीं देखें, जस्ट वो बिल्कुल है इसलिए कि अगर आपने देखा कि तमाम पीडीएम को मुत्तहिद करना, उनको मुतहर्रिक करना, फिर एंड में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके रेड ज़ोन में उन्होंने वहाँ पर जलसा भी किया, वो सारा उनका उन्होंने मिन्नत, जिसकी वजह से और फिर ज़ाहिर उनको रिवॉर्ड भी मिला, ऐसी बात नहीं है। उनका हमजुल्फ जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं केपीके के, फिर उनका एहसानी लॉ जो है वहाँ का मेयर है, फिर उसके बाद बेटा फेडरल मिनिस्टर है, हर लिहाज से लिखट के। बट दिस इज़ अ टाइम व्हेन टाइम इज़ कमिंग फॉर इलेक्शंस। तो अगर जरदारी साहब और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की मीटिंग हुई है, तो ही मस्ट बी फीलिंग कट ऑफ कि जी मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे मुज़ाकरात नहीं बताया गया, या मुझे अपडेट नहीं किया गया, एंड आई वाज लेफ्ट आउट। वो इस बात का उनको मेरे ख्याल में रंज भी है, वो राइटली सो, कि इस मौके पे चाहिए था कि उनको भी वहाँ बुला लेते और डिस्कशन में हिस्सा बना लेते। और वो ज़ाहिर है कि केयरटेकर गवर्नर भी अपना शेयर मांगेंगे, उसके बाद सीट एडजस्टमेंट तो बाद में जो भी होगी वो कर लेंगे इसके साथ, बिकॉज केपीके में मौलाना फजल रहमान का वोट बैंक ठीक ठाक है, बलूचिस्तान में भी है। इसमें तो देखिए पीएमएल ब्रिगेडियर नीड, साहब एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें कोई शक नहीं, जब एमएमए वाला रोल देखा तो उसमें मौलाना साहब की जमात का रोल बहुत ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपसे जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब को इन मुज़ाकरात या इन डायलॉग्स का हिस्सा ना बनाना, इसकी कोई वजह आपको दिखती है? लेकिन देयर माइट बी सम रीजन व्हिच दे डोंट वांट टू टेल ईच एंड एवरीथिंग मौलाना साहब नो इट, क्योंकि ये जो अलायंस हो रहा है इसके अंदर मे भी कोई इफेक्ट पार्ट्स होंगे जिसमें मौलाना फजल रहमान को नहीं चाहते वो शामिल करें। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि इन मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान को ना शामिल करें। मीन्स के वो आपस में बैठ के कोई अलायंस कर रहे हैं, क्या अलायंस कर रहे हैं कि पंजाब में कितनी सीटें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सिंध में पीएमएलएन डिमांड करेगी कि हमें उसके ऊपर वर्सेस कितनी आप सीट्स वहाँ पर देंगे। ये चीज़ें हैं जिसमें मेरे ख्याल में जेयू के साथ वो ऐसी चीज़ें नहीं करने चाह रहे हैं जो केपीके में करेंगे, अलहदा मीटिंग करेंगे। बट आई थिंक नाउ सिंस दे रियलाइज के ही इज़ नॉट हैप्पी, तो मियाँ नवाज शरीफ उनसे मुलाकात करेंगे, हालांकि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर देंगे। मीटिंग की जो सीधा-सीधा पॉइंट है वो ज़रूर बता देंगे, मे बी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सेंसर कर जाएँ। बट द इश्यू इज़ के मैं आई ऑलवेज़ फ़ील कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने चाहिए। देखें, पाकिस्तान के बारे में एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड एंड सेटल्ड इन पाकिस्तान, नॉट इन लंदन, दुबई में कहीं भी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मियाँ साहब की प्रॉब्लम है कि अभी उनके केसेस ख़त्म नहीं हुए। उनकी लीगल टीम ने अभी तक सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं की है, जिसकी वजह से उनको, क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे और जेल से गए थे, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से वो अभी तक आ नहीं सक रहे हैं। बट आई थिंक काफ़ी स्पीड से आप देखें तो केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अल्टीमेटली मियाँ साहब मिलेगा, वैसे भी उनको राइट बनता है कि आए अपनी पार्टी संभालें और एक फेयर फील्ड उनको मिले, जो पहले से वो करते नहीं, कि मुझे मौका नहीं मिला। लेट्स सी हाउ दे कैन प्लीड, बट इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सिर्फ पीडीएम ने डिलीवर नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, एंड आई डू अंडरस्टैंड उनकी प्रॉब्लम क्या थी। But now is the time they will have to really take something extra out of their pocket to give relief to people Pakistan, ताकि वो अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इस वक्त उनके पास, अवाम के पास जाने के लिए कोई खास वोट बात नहीं है, वो वोट को इज्जत को पॉइंट, अब तो स्लोगन परान हो गया। क्या नया नया स्लोगन देंगे, क्या मैनिफेस्टो बनाएंगे, क्या आवाम को बताएंगे हम 6 महीने में क्या आपके लिए कर सकते हैं, आने के बाद इलेक्शन के बिल्कुल बाद हम सही क्या बात है सर, करेंगे। सिर्फ ये तो कहने से रहे कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वोट बैंक बन जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जमात में एक नई रूह फूंक देंगे, ये तो नहीं हो सकता। आपको अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक ही काम करना होगा। लोड शेडिंग के मसाइल हैं, चूँकि तो महंगाई वैसी की वैसी बढ़ रही है, पीडीएम में 13 जमातें और ज़ाहिर है 13 जमातें अब अपना हिस्सा भी मांगेंगी और इसका नज़ला किसी एक जमात पे तो गिरने से रहा, जो कि सोचा ही जा रहा था शायद नून लीग पर ज़्यादा नज़ला गिरेगा, लेकिन तमाम जमातों को मुरद इल्ज़ाम भी ठहराया जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो इस वक्त बयान आ रहे हैं, जैसे शहजाद अकबर साहब का हो या फिर हामिद खान साहब का,
क्या फ़र्क डालेंगे और क्या फ़र्क डल जाएगा इलेक्शन प्रोसेस में, या मियां नवाज शरीफ के केसेस में, या फिर मियां नवाज शरीफ की अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। बैक जी, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, मियां नवाज शरीफ के हवाले से शहजाद अकबर साहब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बड़ा टाइम लिया उन्होंने, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी स्क्रीन ली उन्होंने। हामिद खान साहब हो गए, बड़े मुतारिक और बड़े सीनियर आदमी हैं तहरीक इंसाफ के। अब ये दो हजरात के अपने ज़ाती बयानात हैं और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। और ये जो हामिद खान साहब ने कहा था, टेक्निकली अगर मैं ज़रा उसकी बात करूं कि अदालती फैसले से पहले फैसला हो गया था, तो क्या कोई फ़ायदा होने जा रहा है मियां नवाज शरीफ को इस बात का? देखें, शहजाद अकबर साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, और वो नवाज शरीफ साहब वाकई इतने अच्छे आदमी हैं, उनके नुक्ते नज़र से हम तो समझते हैं कि अच्छे आदमी है, इसमें क्या शक है। तो फिर वो 3 साढ़े 3 साल तक क्यों उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, बयान देते रहे, मुकदमात की पैरवी करते रहे? तो उस वक्त उन्हें सोचना चाहिए थे। वो फारसी में कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मारना चाहिए। यही हाल हामिद खान साहब का है। हामिद खान साहब पानामा लीक्स के केस में इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वकील थे। जी हाँ। और अगर फैसला पहले हो चुका था और वो समझते थे कि ये जो अदालती कार्रवाई हो रही है सिर्फ उस फैसले की तौसीक के लिए है, तो उनको अदालत में पेश नहीं होना चाहिए था, और या फिर अदालत में ये बयान देना चाहिए था कि जनाब वाला फैसला तो हो चुका है, आप क्या खामखा हमारा वक्त तय कर रहे हैं। वो तो 3 दिन तक पनामा पेपर्स में जो इंकशाफ हुआ था जनाब नवाज शरीफ साहब की जायदादों का, वो दलाइल देते रहे, ये साबित करते रहे कि करप्शन की जायदाद है। अब उन्हें याद आ गया है, वो तो अजीब सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों बयानात की कोई साख बाकी रहती है इस माजी के जो उनका अमल रहा है उसकी रोशनी में। अच्छा, इतने बाकी बड़े ये बड़े बात है वॉल्यूम्स कि थे हमारे यहाँ इरशाद साहब और पाकिस्तान में ब्रिगेडियर साहब, ये दो चीज़ें बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, 10 वॉल्यूम बन गए। आज भी अगर मैं स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ वॉल्यूम 7 का जिक्र किया और जज साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए, बड़े बरमला सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई था क्या उस वॉल्यूम में, मैंने तो पढ़ा है। आप क्या तफ्तीशी अफसर से उन्होंने कहा कौन से ऐसे आपने बयानात कलमबंद कर लिए हैं? कोई बयान कलमबंद नहीं हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के हवाले से। इसी तरह 10 वॉल्यूम का जिक्र उधर नवाज शरीफ साहब के हवाले से था। ब्रिगेडियर साहब, क्या निकला उन वॉल्यूम्स में? हमें तो बड़ा बताया जाता था, डराया जाता था कि वॉल्यूम्स में पता नहीं क्या क्या है, और शहजाद अकबर साहब ही बताते थे, बल्कि फवाद चौधरी साहब और ये सारे। देखिए, ये इब्हाम पैदा किया गया कि पता नहीं उसके अंदर क्या है वॉल्यूम। यही बात ये करते हैं कि जज को केस कि इंसाफ के सारे तकाज़े, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की एविडेंस प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी फंडिंग होनी चाहिए कि हमने इस एविडेंस क्या अक्स किया है, और उसके बाद आप उसके बाद रिकमेंडेशन करते हैं, जो भी सजा देते हैं। सो मेरे ख्याल में जब आप ऐसे ह्यूमन राइट ना दिखाएं, दैट वाज द पर्पस, उसको भी था कि इसके अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये कहा गया पता नहीं क्या इसमें गलती, कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ये इट वाज वेरी अनट्रू। ये बात है कि हम जब भी इंक्वायरी करें या इस लेकर जाएं, वो प्रॉपर इंसाफ के तकाजे नहीं है, कहीं उसमें कोई झूठ, ताकि जज को फैसला करने में बहुत आसानी हो। और इसी वजह से इतने बरहमी का किया, आपने देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि 7 वॉल्यूम में कुछ भी नहीं था, फिर 10 में भी कोई ऐसी बात नहीं थी, और बहुत ज़्यादा इतना भाम की जगह पता नहीं इसके अंदर क्या पटारी में से क्या निकलेगा। तो आई थिंक इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। रेपुटेशन अननेसेसरी किसी की स्पॉइल नहीं करनी चाहिए, वेदर इट इज मियां नवाज शरीफ, इट इज जरदारी साहब या कोई और पार्टी, जब तक सॉलिड प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्शनेबल आपके पास ना हो। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब। मैं ये चीज़ हमेशा इस पर बात करता हूँ, आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, फिर वो इल्ज़ाम को लंबा खींचें, उसके लिए बाहर की एक कंपनी भी हायर कर लें, फिर वो भी आपके अगेंस्ट हो जाए, फिर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और इल्ज़ाम को साबित करने की कोशिश करें। उनके अपने दौर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो इल्ज़ाम साबित हो सका हो। क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब? तब भी हमने कोई उसका रिजल्ट तो नहीं देखा। देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपका तरीका ये नैप के अंदर भी हम क्या करते हैं
कि हम पहले इवन से कंप्लेंट वेरिफिकेशन में या इंक्वायरी के इनिशियल स्टेज पे हम अरेस्ट कर लेते हैं, और वो फिर आपको 90 डेज से ज़्यादा भी आपने लोगों को अरेस्ट रखा है। नैब में जब एक केस बनाए जाते थे तो उस 99 ऑर्डिनेंस में बेसिकली शर्त ये रखी गई थी ताकि पैसा रिकवर किया जाए। आपने कंप्लेंट वेरिफिकेशन, आपने इंक्वायरी स्टेज पे अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है जी कि मैंने किया है, तो फिर उसको हम आप उसको छोड़ देते थे कि उसको सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि वो प्ली बार्गेनिंग होती थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई। वो मकसद ये था कि लाओ, डराओ, केस बनाओ, पैसा कवर करो, अगर लूटा हुआ कंफर्म है और वो एक्सेप्ट करता है जी मैं पैसा देता हूँ, मेरी जान छोड़ दें, वो ख़त्म हो, इसलिए अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आई थिंक इन नैब को देखें, आइंदा के लिए भी हमेशा ये बहुत अच्छा अदारा है, लेकिन इसके कवानीन पुराने हैं, आप इसको और बेहतर करें, बेहतर टू एन एक्सटेंड कि इसमें कोई लूप हो, जहाँ गलतियाँ उसको ठीक करें, लेकिन ब्रिगेडियर किसी साहब आपकी independent बात को एक कैसे- जगह पर नैब के हवाले से एक अगर मैं कहूँ इट्स टेस्टिमनी ऑफ टाइम के पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ। इरशाद साहब क्या कहते हैं, पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ, फिर ऐसे कई केसेस जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया, इंक्वायरीज भरी पड़ी हैं, रिकवरीज ना होने के बराबर होंगी, अगर हुई भी तो शायद ताजरों से हो गई हों, इंडस्ट्रियलिस्ट से हो गई हों, पॉलिटिशियन से ऐसी कौन सी रिकवरी हुई? नहीं, कौन सा इदारा इस्तेमाल नहीं हुआ और नहीं हो रहा। अब जो कुछ हो रहा है अगर ये माजी में नैब सारा कुछ गलत करता रहा है, FIA गलत करती रही है, पुलिस गलत करती रही है, तो अब भी फिर गलत हो रहा होगा। ये तो नहीं हो सकता है कि माजी में ये इदारे गलत काम कर रहे हों और आज वो बड़े फेयर एंड फ्री अंदाज में वो काम कर रहा हूँ। नहीं ऐसी भाई बात नहीं इरशाद ये साहब, जो लोग खुद पाकिस्तान है, भुगत आए हैं पाकिस्तान में इरशाद यही साहब, होता है। ये जो लोग पनामा खुद केस भुगत तो आए अब हैं, बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश की जा रही हैं और जजों को भी मतून किया जा रहा है, मुखालिफिन को भी। भाई उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब से तो एक सवाल, ये तो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया, पहले जब पानामा पेपर्स वाली जो कंपनी थी उसने जब सवालनामा भेजा था तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान ने कोई जवाब दिया था? आपको याद है? जब नहीं हुसैन नवाज साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं, अपार्टमेंट्स हमारे हैं, पहले तो वो इनकार करते थे, तो क्या यही जवाब उनको तो नहीं दिया था? देखें, ऐसी बात नहीं है कि पहले सब गलत होता रहा है, आज सब ठीक हो रहा है। पहले भी गलत होता रहा है, आज भी गलत हो रहा है, आज भी कुछ ठीक हो रहा है, माजी में भी कुछ ठीक होता रहा है। ये सारे जज साहबान को कानून, आइन, अखलाकियात अब क्यों याद आ गई हैं? उस वक्त ये जज मर गए थे, उस वक्त इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, उस वक्त तो ये धड़ाधड़ फैसले दिए जा रहे थे और उस वक्त तो जमानतें भी नहीं ले रहे थे। अब अचानक इंकशाफ हुआ है कि माजी के जितने हुक्मरान थे जो इस मुल्क की दौलत लूटी गई अच्छा है, एक चीज और सर, एक चीज और इरशाद साहब, लास्ट में चूंकि वक्त की कमी है, क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, बल्कि मैं ब्रिगेडियर साहब से भी इस पे ब्रिगेडियर साहब ये तो चीजें हम डिस्कस करते रहे, क्या डेवलपमेंट होगी शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में? कुछ समझते हैं कोई डेवलपमेंट होगी? नवाज शरीफ साहब से तो बाद में मिलेंगे, पहले वजीर आजम से मिल रहे हैं। बड़ी बात ये कि उसमें जाहिर है कि वो बताएंगे वजूहात के, क्या इमरजेंसी थी, क्यों जल्दी वहाँ चले गए, मौलाना फजल रहमान को कॉन्फिडेंस नहीं लिया जो कि प्रेसिडेंट है PDM के, वो बात की जाएगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। और जाहिर है कि वो मौलाना साहब इसके अंदर अब उनके पास बहुत बड़ी एक लेवरेज है, बिकॉज इज द प्रेसिडेंट, और भी PMLN कांट अफोर्ड कि ये PDM टूट जाए, इसलिए वो ये चाहेंगे कि अपनी कुछ और शराइत बनवा लें, कोई और अपॉइंटमेंट की बात कर लें, वो इलेक्शन के बाद की अपॉइंटमेंट की बात कर लें जी, वो क्या चाहते हैं, कहाँ का अपना किरदार चाहते हैं, वो हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि PDM में खास तौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेंस्ट ईच अदर। इस पे कोई नहीं, अब कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जैसे पहले से, वो होगी या नहीं होगी, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। बट 4-5 सीटें वो जरूर पंजाब में चाहेंगे कि उनको मिले, उनके कुछ लोगों को, लाइक PMLN यहाँ मांगेगी, लेकिन डिपेंड नहीं करता है अब इलेक्शन कैंपेन PMLN कैसे करती है, ये सबसे जरूरी है। सर बीच में तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई ना, तो अब मौलाना साहब के लिए खाली ग्राउंड अकेले तो रहेगा नहीं, जाहिर है MMA की सूरत तो अब है नहीं, अब तो मौलाना साहब की अपनी जमात है और फिर ये PDM है और साथ वो एक नई पार्टी का क्याम है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कोई अजीब सा मामला बन जाएगा, क्योंकि पार्टी दर पार्टी बनती जा रही है। अल्टीमेटली व्हाट आई पर्सनली थिंक है PMLN, JUI, मौलाना फजल रहमान ग्रुप और
अल्टीमेटली आई फील कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शायद अलायंस में आए, एंड दैट इज दे कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप टू विन फेडरल इलेक्शन एमएनए के। अगर इंडिविजुअल लड़ेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, और उसमें अब ये भी देखना है कि पीटीआई की पार्टी के साथ क्या होता है। क्या जिस से वो गए हैं जॉन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये पार्टी को बैन करते हैं, नहीं करते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर पीटी ऐसे रहती है तो फिर क्या होगा? अगर ये तीनों मिलते हैं, फिर पीपल्स पार्टी ऑल्सो, आपने देखा उन्होंने अपने कार्ड सबसे अच्छे खेले हैं। बिल्कुल उन्होंने सही। शुरू चले में सर, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत, और 2-3 चीज़ें और भी थी जो डिस्कस करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की कमी रही। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, तजज़ियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पर, IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर। कुछ थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है, फिच ने भी CCC रेटिंग कर दी, यानी रेटिंग को बेहतर किया है, थोड़ी प्रमोट हुई है हमारी रेटिंग। अब देखते हैं मूडीज़ की रेटिंग क्या होती है, लेकिन स्टेट बैंक की जायज़ा रिपोर्ट पर बात करूंगा, और FBR ने मुख्तलिफ आमदनियों पर फाइलर और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए टैक्स रेट को मुकर्रर कर दिया है। फिर मरकज़ी बैंक ने गुज़िश्ता माह जो तरसीलात ज़र हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की जो कि 22% कम रही हैं। एप्टिमा अपनी जगह नाराज़ है कि एप्टिमा के लिए जो प्रोडक्शंस हैं वो उसकी डिक्रीज़ हुई हैं, गिरी हैं, उनकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, तो उस पर बात करेंगे। माहिर मौशियात हैं, FBR के साबिका हेड रहे हैं शबर जैदी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शबर साहब, IMF का मुआहदा और फिर इस वक्त जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है वो है इकॉनमी में इस्तेहकाम नहीं है। IMF के मुआहदे के साथ ही हम देख रहे हैं कि फिच ने अपनी रेटिंग में बेहतरी कह दिया है, और फिर बहुत मुख्तलिफ हवालों से पैसे आने और फिर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की बातें हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस मुआहदे को, और इसके क्या दूररस असरात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये IMF का मुआहदा ज़रूरी भी था और मजबूरी भी था, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था। और अगर ये मुआहदा नहीं होता तो हम बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट की शक्ल में चले जाते। मगर इस मुआहदे के होने से पाकिस्तान के जो अंदरूनी माशी हालात हैं उसमें कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके करंट अकाउंट को बैलेंस कर रहा है। और इस मुआहदे के बावजूद भी जो हमारा आने वाला टाइम है, मींस आफ्टर दिसंबर, जो हमारी पेमेंट्स ड्यू हैं वो अभी भी अनबैलेंस्ड हैं, और पाकिस्तान को हर हाल में अपने जो कर्जाजात हैं उनको फाइलिंग कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम सिर्फ इस बात पे खुश होते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से कर्ज हासिल कर लें, मगर जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं करंट अकाउंट में, जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रेमिटेंस को बढ़ाना, इंपोर्ट को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उस पर हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पाकिस्तान का कोई बुनियादी माशी मसला पिछले 10, 12, 15 साल से हल नहीं हुआ है। हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके, हम स्टेट एंटरप्राइज सही नहीं कर सके, हम बिजली का मसला सही नहीं कर सके, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी सही नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की मईशत किसी भी हाल में इस सिचुएशन में नहीं है। इसको हम एक जिसे कहते हैं कि एक मुनासिब मईशत, या इस तरह समझे कि वो पुरसुकून हालात हैं। हमें आगे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। IMF में एक और मामला बहुत उठाया गया जिसमें उन्होंने सब्सिडीज़ का जिक्र किया कि सब्सिडीज़ पर कटौती लगाएं, ख़त्म करें, क्योंकि सब्सिडीज़ हमारे मुल्क की मईशत को सूट नहीं करती। लेकिन सब्सिडीज़ के बगैर जो गरीब तबका है, जैसे हम उन्हें रमज़ान के हवाले से सब्सिडीज़ देते हैं, खाने पीने की अशिया में यूटिलिटी स्टोर्स की मद में सब्सिडीज़ देते हैं, बिजली पर तो कोई सब्सिडी नहीं है, वहाँ पर तो टैक्सेस की भरमार है, गैस पर कोई सब्सिडी नहीं है। अगर ये सब्सिडीज़ का खात्मा उस गरीब तबके के लिए भी ख़त्म हो जाता है तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सब्सिडीज वो इस तरह नहीं कहते। वो कहते हैं जैसे फर्टिलाइजर की प्राइसेस पे वो कहते हैं कि एक डिस्गाइज सब्सिडी है, या वो समझते हैं कि इंडस्ट्री की जो बिजली का बिल है उसमें सब्सिडी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोई मुझे कोई मुस्बत
तब्दीली नजर नहीं आती। सिर्फ हमने इतना इतना कुछ हम समझते हैं कि इमीडिएट डिफॉल्ट को हमने शायद आगे पोस्टपोन किया है, मगर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि पाकिस्तान की मईशत ने कोई मुस्तहकम रुख अदा अख्तियार कर लिया है, या कोई बेहतर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हमें आती हुई नजर आ रही है। हमें अपने घर को खुद सही करना है, जिसकी कोशिश हम नहीं कर पा रहे। सर, ये जो एफडीआई में कमी और फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल अगर हम सर्कुलर डेट की बात करें उसका बढ़ता हुआ बोझ, और फिर दूसरी तरफ बेरोज़गारी एक बड़ा मसला, अब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। ऊपर से कर्ज़ों का एक लंबा बोझ, जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनका भी और जो हमारे हैं उसका भी। जायज़ा रिपोर्ट भी पेश की स्टेट बैंक ने, आपने देखी होगी। फिर उसमें तफसीलात ज़र भी हमारी 22% कम हो गई हैं सालाना बुनियाद की अगर मैं बात करूँ। तो ये सारी चीज़ें एक नया डैमेज और एक नया चैलेंज है। नहीं, देखिए, मैं जो लोग मईशत को समझते हैं, जो सारी बातें आपने की ना, ये वजूहात नहीं है, ये नतीजे हैं। ये उन माशी हालात के नतीजे हैं जो किसी तबाह होती हुई मईशत के अंदर आते हैं। जब आपका इंटरेस्ट रेट 22% हो, और जब आपका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, जब आप इम्पोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डॉलर का रेट आपका 270-280 के आसपास चल रहा हो, तो जो कुछ आपने कहा ये नतीजा है, ये वजह नहीं है। तो अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के अवाम तो पिस जाएंगे। तो हमें एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट पाकिस्तान की मईशत को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हाँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ना सियासी जमातों में, ना मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ना किसी तरफ से कोई मुस्बत कदम नजर नहीं आता। अगर आप ये समझते हैं कि एफडीआई आ जाएगी पाकिस्तान में, तो एफडीआई जो है, ये मेरा काम है, मैं सारी जिंदगी इसी काम करता रहा हूँ, इस रिटर्न के ऊपर और इस डॉलर रेट पर पाकिस्तान में एफडीआई फाइनेंशियली वायबल नहीं बन रही है। तो हम वो बात करें जो मुल्क के लिए सही है। हम इस वक्त बहुत हवाओं में रहते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने कदम जमीन पर रख के पाकिस्तान के मईशत के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए सही करें। अगर हमने इसको साल 1.5 साल में सही नहीं किया तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाएगा। सर, आपसे बेहतर हम कहीं शायद नहीं, आपसे बेहतर शायद बहुत ही कम लोग हों जो इस चीज़ को जानते हो। ये जो डॉलर वाला मामला है, हमने सुना असद उमर साहब कहते रहे कि फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत छोड़ दिया गया। ये जो असरात अब हैं, आप की नज़र में इसके अलावा भी कोई बड़ा मसला है? फ्री फ्लोट पॉलिसी के अलावा भी क्यों डॉलर इस हद तक हाथ से बाहर हो चुका है? नहीं, डॉलर, देखिए, डॉलर बैलेंस नहीं होगा, इसलिए बैलेंस नहीं होगा क्योंकि आपका जो फ्यूचर का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है वो नहीं मिल रहा है। आपका फ्यूचर 22, 23, 24, 25, 26, देखें, जो लोग करेंसी में डील करते हैं वो आपकी एक दिन में बात नहीं करते, वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में व्यू लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू में डॉलर की और रुपये की पैरिटी वैल्यू बैलेंस नहीं हो रही है। तो अगर कोई ये समझता है कि डॉलर को मैनेज कर लेगा या डॉलर को वो संभाल लेगा, तो उसको चीज़ों का पता नहीं है। वो सिर्फ लोगों को एक लिहाज से गलत बात बता रहा है बेसिकली। सर, हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर अगर कर्ज लेकर इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये आप समझते हैं, मेरी नज़र में, मुझे इतना अगर ना समझता हूँ तो मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूँ, ये आर्टिफिशियली हम देख रहे हैं कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बेहतर हो जाएँ? जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कहा जा रहा है कि 2023 के अख्तिताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 9 अरब 74 करोड़ 55 लाख डॉलर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह आर्टिफिशियली है? ज़ाहिर है हमने कर्ज लिया हुआ है, एक्सपेंडिचर्स तो होंगे। नहीं, वो तो इस वजह से एक्सपेंडिचर को कम किया हुआ है। अगर आप अभी से क्लियर करेंगे तो 5-6 बिलियन डॉलर तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये बेकार की बातें हैं, इसको आप प्लीज रहने दें। बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इकोनॉमी से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर हमने बात की। स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जो इस वक्त सरमायाकारी के सबब माली शोबे के असासे हैं वो 18.3% बढ़े हैं। बैंकों की असासा जाती जो नमू है परसेंटेज है वो 19.1% रही है। इस्लामी बैंकारी 29.6% रही है। और यहाँ पर मामला ये है कि जो हाउसिंग का शोबा है, जो बैंकिंग का शोबा है, पहले कर्ज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, इस वक्त कर्ज लेने में भी कमी आई है। लोगों की बात कर रहा हूँ, उन पर फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा इन्हिसार हमारा टेक्सटाइल के शोबे में रहता है। एप्टेमा अलग नाराज़ है, बिजली के रेट्स, गैस के रेट्स, टैक्सेस की भरमार। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अब इफ़ेक्टिव नहीं रही है। जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो दुनिया भर में उसका कंपटीशन हमारा नहीं होता। हम बहुत महंगी प्रोडक्ट कम्पीट करते हैं और फिर दूसरे ममालिक उसको कम पैसों में बेच रहे होते हैं। हालांकि क्वालिटी उसके बाद चीज़ें चेक होती हैं जब आप कोई कंपटीशन में जाते हैं। इस वक्त कंपटीशन का बड़ा मसला है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी बहुत बड़ा मसला है आम आदमी के लिए। IMF की शराइत
बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है, जिसका बोझ पाकिस्तान में आम आदमी ने उठाना है, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, कभी गैस के बिलों की सूरत में, और फिर लोड शेडिंग, और फिर लोड मैनेजमेंट और इकोनॉमी की मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें इस वक्त एक गंभीर मसला है जो देखेंगे कि शायद इलेक्शन तक हल हो ना हो तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया आपका, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।